हाय गाइस, कैसे हैं आप? लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। आज नए टॉपिक को पकड़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है मीनिंग, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। आज हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग क्या है उसका, स्कोप क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का, रेलेवेंस क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का, और फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिव डिबेट क्या कहती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली है क्या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, है क्या? ओके, तो पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। ओके, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली इसको बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इसकी वजह से। एक हिस्टोरियन थे, इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, उन्होंने वर्क किया इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर और इस इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को हाईली इन्फ्लुएंस किया। उस इकोनॉमिक हिस्टोरियन का नाम क्या था? कार्ल पोलानी। कार्ल पोलानी उनका नाम था। ओके, तो व्हाट इज इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी? इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें एंथ्रोपोलॉजी और दो चीजें हैं, एंथ्रोपोलॉजी यानी इकोनॉमी। इनको हम दोनों को सिंथेसिस करते हैं, इन दोनों का सिंथेसिस करते हैं, इकोनॉमिक स्टडीज भी करते हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज भी करते हैं कि किस तरह से जो प्रिमिटिव पीपल थे वो किस तरह से अपनी लिविंग को वो अर्न करते थे, किस तरह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट करते थे, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, क्या इनके इकोनॉमिक टूल्स थे। ओके, बेसिकली अब आपको और मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में इन डेप्थ आपको इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, जानकारी मिल जाएगी आपको जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप। अब इसका स्कोप पढ़ेंगे, उस स्कोप में क्या क्या दिया हुआ है तो वो हम देखेंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक एलपी विद्यार्थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एलपी विद्यार्थी और बीके राय, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ट्राइब्स का जो इकोनॉमिक सिस्टम था ना उनको स्टडी किया, सब्सिस्टेंस पैटर्न को स्टडी किया। किसने? एलपी विद्यार्थी ने और बीके राय ने। ओके, तो क्या कहने का मतलब है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम क्या देखते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया है, आपको बताया है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, ओके, पेस्टोलिज्म करते हैं, एग्रीकल्चर कैरी आउट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जो इंटरेक्शन है इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए एलपी विद्यार्थी ने और बीके राय ने इंडियन ट्राइब्स का सबसिस्टेंस पैटर्न को स्टडी किया। ओके, तो उसके बाद हम करते हैं प्रिमिटिव इकोनॉमीज की हम एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, अब सिंपल प्रिमिटिव इकोनॉमीज थी जिनके टूल्स जो थे, कैसे थे उनके टूल्स, सिंपल टूल्स थे उनके। ओके, तो लिमिटेड टूल्स थे, सिंपल भी थे और ज़्यादा उनकी स्पेशलाइजेशन जो थी लेबर की वो बड़ी ही ना के बराबर थी। हम पीसेंट इकोनॉमीज को भी स्टडी करते हैं। अब पीसेंट इकोनॉमीज में क्या क्या आती हैं, किसकी इकोनॉमीज को स्टडी करते हैं हम? पीसेंट इकोनॉमीज में हम जो रूरल एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं
जो गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं अपने जहाँ पे वो रहते हैं, तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पीसेट इकोनॉमीज़ को स्टडी करते हैं। तो किस तरह से वो डिफरेंट इसमें इकोनॉमिस्ट का नाम आता है, जैसे नैश है, फॉस्टर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पीसेंट इकोनॉमीज है, पीसेंट सोसाइटीज है, नॉश एंड फॉस्टर, इन्होंने स्टडी किया और ये बताया कि जो पीसेंट इकोनॉमीज होती है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो अपना खाने का, अपने रहने का वो खुद प्रबंध कर लेती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्कोप में क्या आता है, हम अर्बन इकोनॉमीज को, देखो ब्यूटी क्या है इसकी, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की ब्यूटी क्या है, हम रूरल इकोनॉमीज भी पढ़ रहे हैं, हम अर्बन इकोनॉमीज को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये किस तरह से जो माइग्रेंट्स हैं, जहाँ जो ट्राइब्स जो अर्बन एरियाज में बसे हैं, जहाँ जो और लोग जो है माइग्रेंट होके या पुअर लोग जो अर्बन सेंटर्स में बसे हैं, तो उनके ऊपर स्टडी किसने की थी, पोलानी ने स्टडी की थी, साहनी ने स्टडी की थी। ठीक है, तो इन्होंने बताया इकोनॉमिक सिस्टम के, अर्बन इकोनॉमीज की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में स्टडी की। अब बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी क्या कहता है, बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी कहता है इसमें हम एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज को हम स्टडी करते हैं बिजनेस स्टडीज में, हम बिजनेस को इससे एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव करते हैं। ओके, उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप की एंथ्रोपोलॉजी को भी हम स्टडी करते हैं। ये सारा हम क्या है, एंथ्रोपोलॉजी है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रिमिटिव इकोनॉमीज है, हंटिंग गैदर इकोनॉमीज है, एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमीज है, पीसेट इकोनॉमीज है, ये सारा स्कोप है। ठीक है, ये सारी स्टडी हमने की है। ओके, कि जो है जो सक्सेस है एंटरप्रेन्योर की, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसको डिपेंड करता है कि वो उसके पास स्किल्स कैसे हैं, उसके पास वो कितना रिसोर्सफुल है, हाई रिसोर्सफुल है या लो रिसोर्सफुल है। ओके, तो उसके बाद हम जो एंथ्रोपोलॉजी है, हम इकोनॉमिक होलिज्म को स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं, होलिज्म मीन्स हम होल तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम को हम जो है वो इकोनॉमिक लाइफ को हम स्टडी करते हैं, सबसिस्टेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं, हम होलिस्टिक व्यू से स्टडी करते हैं। ओके, तो जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट के। सबसे पहले जैसे मेलिनोस्की हैं, मेलिनोस्की ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं उनमें मैजिक और इकोनॉमिक लाइफ जो है ट्रोबरियन एंडर्स की वो बड़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। इन्होंने मैजिक को इकोनॉमिक सिस्टम के साथ रिलेट किया। कहाँ पे, ट्रोबरियन आइलैंडर्स से। तो किसने स्टडी की थी, मेलिनोस्की ने। ओके, उसके बाद आप देखोगे इवान प्रिचर्ड्स। इवान प्रिचर्ड्स ने क्या किया, इवान प्रिचर्ड्स ने जो लिंग्विस्टिक रोल स्टडी किया लैंग्वेज का, किसके ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स किसने, न्यूर इकोनॉमी। एक न्यूर क्या है, न्यूर ऑफ सुडान, बेसिकली ये ट्राइबल इकोनॉमीज है। यहाँ पे इसको हमने पहले भी बड़ी जगह हमने डिस्कस किया है। तो बेसिकली इसका इकोनॉमिक सिस्टम और लैंग्वेज का क्या रिलेशन है, वो स्टडी किया इवान प्रिचर्ड्स ने। इवान प्रिचर्ड्स ने न्यूर की स्टडी की, और जो मेलिनोस्की हैं उन्होंने स्टडी की, किसकी स्टडी की, जो मेलिनोस्की है उन्होंने ट्रोबरियन आइलैंडर्स में उन्होंने देखा कि मैजिक और इकोनॉमिक सिस्टम का रिलेशन है आपस में। ओके, तो बेसिकली हमने आपको आई थिंक अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का आपको डिटेल्ड आपको मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आप इसमें स्टडीज़ को कोड कर सकते हैं, चाहे वो कार्ल पोलानी की स्टडी हो, चाहे वो मेलिनोस्की की स्टडी हो, चाहे वो इवान प्रिचर्ड्स की स्टडी हो। ओके, ठीक है, तो हम डेफिनेशन भी आपको दे देता हूँ। एक डेफिनेशन क्या है, बील्स एंड हॉइजर ने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को कैसे डिफाइन किया। ठीक है, बील्स याद रखो, BEALS एंड
OHOI बॉय बील्स एंड हॉइजर ने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया कि हम क्या करते हैं, हम इसमें बनाते हैं, हम क्या करते हैं, गुड्स को बनाते हैं, सर्विस को बनाते हैं, हम बनाते ही नहीं हैं, हम उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ठीक है। जो हमने तैयार किया होता है सामान, गुड्स जो तैयार किया होता है, सर्विस को तैयार किया होता है, उसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और हम उसको कंज्यूम भी करते हैं। तो ये चीज़ों को इन्होंने जो है वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है क्या। ओके, तो as these are institutionalized or formalized in the socio-cultural subsystem। तो बील्स एंड हॉइजर ने कहा इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि हम बनाते ही नहीं हैं, हम कंज्यूम भी करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो इन चीज़ों की स्टडीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। किसने कहा था? बील्स एंड हॉइजर ने। तो ये डेफिनेशन आपने कोट जरूर कर लिया, ठीक है। तो हमने 3 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम पढ़े, है ना। तो हम स्कोप में क्या पढ़ा? देखो हमने जो वो थे, क्या बोलते हैं उसको, एलपी विद्यार्थी, बीके राय, इन्होंने जो है वो ट्राइबल्स की जो सबसिस्टेंस पैटर्न था उसको स्टडी किया, ट्राइबल्स के सबसिस्टेंस पैटर्न को स्टडी किया, ठीक है। आप देखो, आप इंजॉय जितना करोगे ना, उतना ही आप पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, उतना ही आपका जितना आपका इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप इंजॉय करोगे, और आपका इंटरेस्ट आएगा तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की आपको इच्छा होएगी, ठीक है। आपका माइंड जो है वो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो होराइजन जो है वो ब्रॉड हो जाएगा, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो एक होलिस्टिक थिंकिंग पावर वो है वो डेवलप होके आएगी। तो आपने स्ट्रेस को रिमूव करना है, प्रेशर को हैंडल करना है, और इसको हैंडल करके आपने चीज़ों को स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है। आपने उसको देखना है कि आप अपने थॉट्स को आप ऑब्जर्व करो कि आपके थॉट्स क्या हैं, और आप उसको एक्सप्रेस करो, और अपने एक्सप्रेशन के ऊपर आप इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे मैं सही हूँ। तो वो चीज़ों को जब आप करोगे, जब आप एक हैबिट बना लोगे ना इस चीज़ की, तो आप एक वंडरफुल पर्सनालिटी जो है वो निकल के उभरोगे। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने एलपी विद्यार्थी और बीके राय को हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, एलपी विद्यार्थी और बीके राय ने स्टडी किया ट्राइबल जो था सबसिस्टेंस पैटर्न, उसको हमने उसको स्टडी किया, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हम प्रिमिटिव इकोनॉमीज़ की स्टडी करते हैं, हम चाहे वो स्टडी की हो एलपी विद्यार्थी ने, बीके राय ने, हम अर्बन इकोनॉमीज़ की स्टडी करते हैं, इसमें इवान प्रिचर्ड्स ने, कार्ल पोलानी ने स्टडी किया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करते हैं, हम बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, हम इकोनॉमिक होलिज्म को जो है वो स्टडी करते हैं, जिसमें आप बात कर लीजिए, मैंने आपको बताया है कार्ल पोलानी है, जिन्होंने इवान प्रिचर्ड्स हैं, जिन्होंने कहा कि जो लिंग्विस्टिक का क्या रोल है हमारे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, तो इसमें इन्होंने स्टडी की थी, किसने स्टडी की थी, ये इवान प्रिचर्ड ने की थी। उसमें मैलिनोव्स्की ने कहा कि मैजिक का और इकोनॉमिक लाइफ इनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, अब हम आगे डिस्कस करते हैं फॉर्मलिस्टिक एंड सब्सटेंटिव डिबेट क्या है। तो ये फॉर्मलिस्टिक एंड सब्सटेंटिव डिबेट, ये PYQs जब आप प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस करते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये UPSC ने ये क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा है, तो दोबारा इसको आने की आप समझ सकते हैं पॉसिबिलिटी है। तो डिबेट, अब फॉर्मलिस्टिक क्या करते हैं, तो अब देखिए, अब सब्सटेंटिविस्ट क्या करते हैं, तो ये कहते हैं कि जो फॉर्मलिज्म है वो कहते हैं कि जो रेलेवेंस है इकोनॉमिक्स की, वो जो हमारा एडवांस सोसाइटीज़ में है
वो उसके ऊपर इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए वो जोर देता है। जो सब्सटेंटिविस्ट हैं तो ये सब्सटेंटिविस्ट कहता है कि हमने इकोनॉमिक सिस्टम को प्रिमिटिव इकोनॉमीज को में भी देख सकते हैं और एडवांस इकोनॉमिक लाइफ में भी हम उसको जो है वो प्रिमिटिव में पीसेंट का हो या एडवांस में हो, तो उनकी हम इकोनॉमिक सिस्टम पे ये जोर दे रहा है। ओके, तो अब जो है इकोनॉमी यहाँ पे क्या होती है, एक तो बेसिकली जो यहाँ पे आपको फार्मलिज्म में आपको मार्केट सिस्टम देखने को मिलता है, फॉर्मल मार्केट सिस्टम होता है। और लेकिन आप जब आप देखेंगे सब्सटेंटिविस्ट में, जब आप प्रिमिटिव इकोनॉमीज को स्टडी करते हैं तो उसमें आप ये पाएंगे कि जो वहाँ पे मार्केट सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पे आपको मार्केट प्लेसेस मिलेंगे, यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता होगा, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता होगा, ये आपको चीज़ें देखने की। लेकिन वहाँ पे सिस्टम जो है नहीं मिलेगा, सिस्टम आपको फॉर्मलिस्टिक में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो और हम इसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अब फॉर्मलिज्म बोलता है कि मैन की नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, उसकी नीड्स का कोई अंत नहीं है। हाँ, तो जब लेकिन जो मीन्स है, हम उसकी सेटिस्फाई करने के नीड्स तो वो लिमिटेड है। तो इसका मतलब जो स्कैरसिटी है, हमें फॉर्मलिज्म कहता है कि स्कैरसिटी पे फोकस करता है कि स्कैरसिटी है, क्योंकि नीड्स जब अनलिमिटेड है और जो उसको मीन्स जो है अचीव करने के वो लिमिटेड है, एक चीज अनलिमिटेड है एक लिमिटेड है, तो स्कैरसिटी तो नेचुरली होएगी। ओके, अब ये कहता है कि स्कैरसिटी जो है वो सब्सटेंटिविस्ट क्या है, सब्सटेंटिविस्ट जो है वो कहता है उस सोसाइटीज़ में आपको स्कैरसिटी देखने को मिलेगी जो कि अपने गोल अटेनमेंट पे फोकस ना करके आप मटेरियल अटेनमेंट पे फोकस करेंगे। आपका गोल क्या है, बुक को मिटाना, तो लेकिन जो सोसाइटीज़ मटीरियलिस्टिक हो, मटीरियल अटेनमेंट में फोकस करें, वहाँ पे स्कैरसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन फॉर्मलिज्म कहता है कि नहीं, ये तो सभी के केस में आपको देखने को मिलेगा कि मैन की नीड्स ही अनलिमिटेड है, तो जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैट्स की नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है। सब्सटेंटिविस्ट कहता है कि आपको स्कैरसिटी वहाँ पे सिर्फ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी जहाँ पे गोल अटेनमेंट उसका गोल ना हो, उसका लक्ष्य हो कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अक्वायर करना है। ओके, तो अब देखें जो फार्मलिस्ट हैं, जो फार्मलिस्ट के नाम आपको बता देता हूँ, जो कि एडवांस इकोनॉमीज के कहते हैं कि इसको इकोनॉमी की रेलेवेंस एडवांस्ड सोसाइटीज़ में है, ना कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में है। तो अब ये किन्होंने कहा, इसमें थे रेमंड फर्थ थे और हर्स्कोविड थे, आपको याद रखने पड़ेंगे। हर्स्कोविड नाम है और रेमंड फर्थ, इन्होंने कहा ये फार्मलिस्ट थे, रेमंड फर्थ और नाम है हर्स्कोविड। अगर हम बात करें सब्सटेंटिविस्ट की, मैलिनोव्स्की है और कार्ल पोलानी है, तो ये क्या थे, सब्सटेंटिविस्ट थे। फिर चार के नाम मैंने आपको बता दिए। फॉर्मलिज्म कौन कौन थे, फॉर्मल चीज़ें, फॉर्मल गुड्स पे फोकस करो, एडवांस सोसाइटीज़ पे फोकस करो, एडवांस सोसाइटीज़ में ही इकोनॉमी है, प्रिमिटिव इकोनॉमी में कोई मार्केट होता है, नीड्स अनलिमिटेड होती हैं। तो ये दिया किसने, फार्मलिज्म, क्या नाम थे उनके, रेमंड फर्थ और हर्स्कोविड। और दूसरा जब हम डिस्कस करते हैं सब्सटेंटिविस्ट, तो सब्सटेंटिविस्ट ये दो नाम आते हैं, आप दो नाम रखिए मेन, कार्ल पोलानी और मैलिनोव्स्की। कार्ल पोलानी एंड मैलिनोव्स्की, ये दोनों के दोनों आपको सब्सटेंटिविस्ट मिलेंगे।
ओके, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। आप फॉर्मलिस्ट का क्या क्रिटिसिज्म था? हो सकता है इसकी जो सर्टन अजम्पशंस हैं, है ना, कि मैन की नीड्स अनलिमिटेड है, बट फॉर एग्जांपल एक हो सकता है एक इंसान जो है अपना नुकसान कर दे, अपना सेक्रीफाइस कर दे, टाइम हेल्थ को सेक्रीफाइस कर दे दूसरों की हेल्प करने के लिए। और फार्मलिस्ट वो कहेंगे कि वो इसलिए करते हैं कि वो हेल्प करने में वो वैल्यू समझते हैं, है ना। तो अब अदर गोल्स को सेक्रीफाइस करके अपनी वैल्यू को हेल्प कर रहे हैं, इवन दो इट कंट्राडिक्ट्स फॉर्मलिस्ट यूजुअल डिक्टम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब फॉर्मलिस्ट क्या कहता है? अब इसका देखो, फॉर्मलिस्ट कहता है कि लीड अनलिमिटेड है, बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, एक अनलिमिटेड है दूसरी अनलिमिटेड है, लेकिन ये कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रोल होता है। बट बड़े सारे आपको इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप बड़े सारे लोग अपने फिनेंशियल को सेक्रीफाइस कर देते हैं वो दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे कहाँ, फिर वहाँ पे तो हमें नहीं देखने को मिलता इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो अब सब्सटेंटिविस्ट के क्या आपको देखने को मिलेंगे? सब्सटेंटिविस्ट में क्या होता है कि अब कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन में, अब जब ग्लोबलाइजेशन है तो अभी इस टाइम पे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ अब रह नहीं गई हैं। अब सारे की अब सोसाइटीज़ धीरे धीरे, फैक्ट्रीज आपको गांव में भी देखने को मिलेगी, आपको शहरों में देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपको गांव में भी देखने, हर पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। अब वो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी अब वो आपको बुक में ही देखने को मिलती है, प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होगी, है ना, ग्लोबलाइजेशन। अब जरूरी नहीं है, अब ये कहता है कि स्कैर्सिटी जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी, जहाँ पे मटेरियल गोल्ड होगा वहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखा जाए तो ये चीज़ भी ट्रू नहीं है। स्कैर्सिटी आप देखोगे कि आपको हर जगह देखने को मिलेगी, तो जो हर जगह में स्कैर्सिटी एवरीवेयर है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स इन कम्युनिस्ट सोसाइटीज कैन स्टिल एंगेज इन रैशनल utility maximizing behavior by building a relationship with bureaucrat who control distribution, or by using small plots of land in their garden to supplement official food rations। तो कहते हैं कि कोई भी आप देखा जाए तो क्रिटिसिज्म सब्सटेंटिविस्ट का भी है और फार्मलिस्ट का भी है, क्योंकि लीड्स हमारी अनलिमिटेड है। जरूरी नहीं स्कैर्सिटी आपको सिर्फ प्रिमिटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में भी मिलेगी। अब पुरानी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। ओके, और सब्सटेंटिविस्ट जो प्रिमिटिव इकोनॉमीज हैं वो भी क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उस सोसाइटीज़ में, वो भी कई बार क्या होता है कि अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। वो भी रैशनल जो है वो उनका बिहेवियर रैशनल देखने को मिलेगा। वो ये नहीं है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो इक्विलिटेरियन है, इक्विलिटेरियन सोसाइटीज़ हैं, वो मिलेगा हर वक्त वो एक दूसरे को हेल्प करने के तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होंगे जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो अब जो है इसके बीच में आज के टाइम में डिबेट जो है इसके बीच में आउटडेटेड सी हो गई है, क्योंकि अब हमने क्या करना है, बेसिकली इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमें सब्सटेंटिविस्ट और जो दूसरा है फार्मलिस्टिक, इसको हमें इंटीग्रेट करके हमें इकोनॉमिक सिस्टम को
स्टडी करने की ज़रूरत है। हमें सोसाइटीज़ को स्टडी करनी चाहिए, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी हो, चाहे वो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हो, उनको हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे जब, तभी जो है वो एक दूसरे को ये बेनिफिट कर सकती हैं। ठीक है, तो मैंने सब्सटेंटिविस्ट और फार्मलिस्टिक डिबेट क्या है उसको भी डिस्कस किया, और वे फॉरवर्ड है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी जो है इसमें डेवलप हो गई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स जो है वो गवर्न कौन करते हैं, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, और हम क्या करते हैं एक्सचेंज, वो हम थोड़ा इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो की कंपोनेंट्स क्या है इकोनॉमिक सिस्टम के, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक्सचेंज भी है, और कंजप्शन भी है। चार चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, आप इसका निमोनिक्स भी बना सकते हैं, PDEC, PDEC, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में क्या आता है, प्रोडक्शन में फूड की प्रोडक्शन होती है और फूड की कलेक्शन होती है। अब फूड कलेक्शन में क्या आता है, गैदरिंग करते हैं जी। अब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ क्या करती थी, आज के टाइम में भी आपको ट्राइबल सोसाइटीज़ मिल जाएंगी जो फूड गैदरिंग करते हैं, फूड हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, ये फूड कलेक्शन में है। अब फूड प्रोडक्शन में क्या है, पेस्टोरलिज्म आ सकता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट आ सकता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर आ सकता है। तो पहले दोनों प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, फूड कलेक्शन आ जाएगा, फूड गैदरिंग आ जाएगा। फूड कलेक्शन और फूड प्रोडक्शन आपको कहाँ पे देखने को, ये दोनों चीज़ें जो है वो किसके पार्ट हैं, प्रोडक्शन की पार्ट है। ओके, तो हम देखते हैं, हम एग्जाम्पल को देखते हैं। अब फूड गैदरिंग जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। आप फूड गैदरिंग में आपको मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इसमें जो है बुशमैन ऑफ अफ्रीका, बुशमैन जो है अफ्रीका में कि जो है वो आज के टाइम में भी वो क्या करते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं। और मैं आपको बताऊं, नॉर्थ अमेरिका में जो एस्कीमो है, नॉर्थ अमेरिकन एस्कीमो एंड बुशमैन ऑफ अफ्रीका, ये दोनों आज के टाइम में भी आपको ये जो सोसाइटीज है प्रिमिटिव स्टेज में है, और ये फूड गैदरिंग आज के टाइम में भी करते हैं। और हंटिंग की बात करें, अब हंटिंग जो है आप देखो, हंटिंग कहाँ कहाँ आप देखोगे कि बिरहोर्स, अब बिरहोर कहाँ पे याद करो, कहाँ पे मैंने बताया था, बिरहोर बिहार में आपको मिलेंगे। बिरहोर मीन बिहार, बिरहोर से बिहार। बिरहोर आपको जो है वो क्या करते हैं, वो आपको मिलेंगे हंटिंग करने वाले, हंटिंग करेंगे। ठीक है, तो जो वेदास हैं सिलोन के, जिनको हम श्रीलंका बोलते हैं, वो भी हंटिंग करते हैं। वेदास ऑफ सिलोन भी हंटिंग करते हैं। आपको जो है बिरहोर जो है बिहार की, वो भी क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। तो दो ट्राइब्स मैंने हंटिंग के बता दिए, दो ट्राइब्स मैंने आपको गैदरिंग के बता दिए जी, आपने याद करना है। ठीक है, और देखा जाए तो पिग्मीज़ हैं, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। पिग्मीज़ कहाँ के, ये भी अफ्रीका की ट्राइब है। ये भी क्या करते हैं, फूड हंटिंग, ये हंटिंग करते हैं। पिग्मीज़ भी हंटिंग करते हैं, एस्कीमो गैदरिंग करते हैं, बुशमैन गैदरिंग करते हैं, हंटिंग पिग्मीज़ करते हैं, और वेदास ऑफ सेलोन जो है वो बिरहोर जो है वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। अब फिशिंग, फिशिंग में आपको मैं एग्जांपल दे दूं, पोलिस जो है वो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। राजवंशी, आप राजवंशी जो है, राज के वंशी, और जो क्या बोलते हैं उसको, एक और है पुलिस, वो भी क्या करते हैं, फिशिंग को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, आज के टाइम में जो है अभी भी कम्युनिटीज़ जो हैं और जो है वो अभी भी फिशिंग वो करते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते हैं अपनी खाने के लिए।
जिसका नाम मैं आपको बताया, मैंने आपको, जो एस्कीमो है वो क्या करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, जो कि कहाँ पे, कनाडा में जो रीजन है, आर्टिक रीजन, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। और आपको जो ऑन्जस हैं, जरावास हैं, ये कहाँ रहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, यहाँ पे भी ये करते हैं, बुशमैन करते हैं, है ना। और पिग्मीज ऑफ अफ्रीका वो भी करते हैं, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग करते हैं। ओके, तो अब देखा जाए, अब ये सहलिन का नाम बताता हूँ, इन्होंने एक स्टडी की थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये एफ्लुएंट सोसाइटी है, ये खुश सोसाइटी है, ये सेल्फ मतलब सेटिस्फाइड सोसाइटी है, एफ्लुएंट सोसाइटी है, ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी है। क्योंकि ये देखा जाए, हंटर गैदर क्या होते हैं, वो लेस कंज्यूम करते हैं एनर्जी। जो दूसरे लोग हैं, हमारे आज के लोग हैं, हम लोग हैं, ये ये ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो हंटर गैदरर है, जो डेटा जो कलेक्ट किया है, इथनोलॉजी जो स्टडी किया है, इथनोग्राफिक डेटा जो कलेक्ट किया है सालिन ने, उन्होंने कहा कि ये जो लोग जो हैं, ये ज़्यादा लेज़र एंजॉय करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, एंड और खाते भी अच्छा है हमसे, क्योंकि एफ्लुएंट हम कह सकते हैं कि ये थोड़े से भी सेटिस्फाइड हैं ये लोग। अब ट्राइबल्स की एग्जांपल देख लीजिए, वो थोड़े से खुश हैं, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है, वो ज़्यादा एफ्लुएंट हैं। हम खाते भी ज़्यादा हैं, हम दुखी भी ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, इसमें सालिन की आप स्टडी भी कोट कर सकते हैं। उसने कहा कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं ना, वो ज़्यादा एफ्लुएंट है, वो कम से भी ज़्यादा वो सेटिस्फाइड हैं। लेकिन हम लोगों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। अब उसके बाद आता है फूड प्रोडक्शन। अब फूड प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हॉर्टिकल्चर आता है, और इसमें आता है पैस्टोरलिज्म आता है, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब देखा जाए, मैंने आपको जब हम प्री हिस्टोरिक कल्चर पढ़ रहे थे तो एग्रीकल्चर कहाँ पे शुरू हुआ था। एग्रीकल्चर देखा जाए तो स्टार्ट वैसे मेसोलिथिक पीरियड में हो गया था, लेकिन इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हुआ था वो न्यूलिथिक पीरियड में आके स्टार्ट हुआ था। ओके, तो करीब करीब आप न्यूलिथिक पीरियड का टाइमलाइन आप देखते हैं, तो पैलियोलिथिक पीरियड का टाइमलाइन है 3 लाख साल से लेके हम देखते हैं 10,000 BC तक, और उसके बाद जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड है उसका हम देखते हैं 10,000 से 8,000 साल तक, और फिर न्यूलिथिक का टाइम पीरियड है वो हम देखते हैं 10 से 8, 8 से 4, 4 से आगे 2500 CC तक, 2500 BC तक। ओके ओके, तो अब एग्रीकल्चर कुछ ट्राइब्स हैं एग्रीकल्चर के, पैस्टोरलिस्ट ट्राइब्स भी हैं, है ना। तो कुछ हॉर्टिकल्चरिस्ट ट्राइब्स भी हैं। तो ये बेसिकली अब मैं पहले तो हम बताएंगे आपको कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये खाना बनाने की एक योग्यता होती है, स्ट्रेटजी होती है, फूड प्रोड्यूस करने की स्ट्रेटजी होती है, जिसमें हम सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। जैसे डिगिंग स्टिक हो गई हमारे पास, खो के इस्तेमाल से, डिगिंग स्टिक के इस्तेमाल से हम जो है फूड को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कल्टिवेटेड फील्ड्स नहीं होती हैं, तो हम छोटे इंस्ट्रूमेंट के साथ लेके हम क्रॉप्स बनाते हैं, क्रॉप्स को तैयार करते हैं। अब जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था ना, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट हॉर्टिकल्चर ही कहते हैं, क्योंकि जैसे गार्डनिंग हो गया, सिंपल गार्डनिंग, है ना, वो भी तो खाना उगाते हैं, गार्डनिंग से भी तो आप खाना उगाते हो। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर था, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था, वो बेसिकली हॉर्टिकल्चर था। इसमें हॉर्टिकल्चर में आपको अब इरिगेशन नहीं करनी होगी ज़्यादा, आपको फर्टिलाइजर्स की इस्तेमाल का नहीं करना होता, है ना, फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है।
तो ये था हॉर्टिकल्चर। अब जो है मैं आपको बताऊंगा पैस्टोरलिज्म क्या चीज़ है। पैस्टोरलिज्म क्या होता है कि जानवरों का पालन पोषण करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अपनी लिविंग के लिए जानवरों का पालन करना। जानवरों का पालन ये कोई सेल्फलेस सर्विस नहीं है। जो लोग जानवरों का पालन करते हैं वो जानवर इन रिटर्न में उनको लिविंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। बटर, घी, कर्ड, मिल्क, ये सारी, और जो गोबर है वो फायर के काम आता है, फायर जलाने के काम आता है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ को दे। अब पेस्टोरलिज्म क्या चीज़ है, वहाँ पे डोमेस्टिकेशन करके जानवरों को, भेड़ हो गया, बकरी हो गई, इनका पालन पोषण करके हम क्या करते हैं, लिविंग को ऑन करते हैं, पेस्टोरलिस्ट। तो इसको हम बोलते हैं पेस्टोरलिज्म। जो नोमैडिक सोसाइटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ बकरवाल्स जो है वो क्या है, वो एक पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी है। और ये क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं जगह जगह, एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। तो और अब आते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर में। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम खेतों को जोतते हैं, हम फील्ड कल्टीवेशन करते हैं, हम लैंड कल्टीवेशन करते हैं, और हम क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन को इस्तेमाल करते हैं, है ना, इरिगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, है ना, और फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को जब इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ओके, तो अब मैंने आपको डिस्कस किया फूड कलेक्शन क्या है, फूड प्रोडक्शन क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं वो प्रैक्टिस करती हैं, है ना। टोडास है, टोडा बेसिकली एक पेस्टोरलिस्ट ट्राइब है। ओके, और गुजर बकरवाल्स जो हैं, बकरवाल जो है वो भी एक पेस्टोरलिस्ट ट्राइब है ना। जो हॉर्टिकल्चर में आप जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी ट्राइब्स हैं, गारो, खासी, नागास, ये क्या है, सारे के सारे ये हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये जो देखने को मिलेगा हॉर्टिकल्चर। सिंपल गार्डनिंग करते हैं, कोई डिगिंग स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, होए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ों को खाने को, तो मकसद क्या है, इन तीनों सभी का मकसद क्या है, फूड को प्रोड्यूस करना, फूड को प्रोडक्शन करना, फूड की प्रोडक्शन करना। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे, पेस्टोरलिज्म पढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या है वो भी हमने देख लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज क्या चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसको हो गया, हमने फूड कलेक्शन कर दिया, फूड प्रोड्यूस कर दिया, तो अपने लिए जो था वो तो हमने खा लिया, वो हमने कुछ हमने सेव करके रख लिया, उसको पोट्री में डाल के रख लिया, ग्रेनरीज में डाल के रख लिया, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे, जैसे कि प्रिमिटिव इकोनॉमीज के लोग करते थे, ठीक है ना, वो करते थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो उसके बाद जो बच जाता था सरप्लस जिसको हम बोलते हैं, उसको वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को हम किस तरह से गुड्स जो है वो डिवाइड की जाती है उनका मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब एक्सचेंज क्या चीज़ है, एक्सचेंज क्या होती है, जैसे एक जो वो लोग जो कि रिसीव करते हैं गुड्स का, उनका एक ऑब्लिगेशन बन जाती है, उनकी एक ड्यूटी बन जाती है, वो अपने आप को एक ऑब्लाइज समझते हैं, और वो क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, वो भी क्या करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न में रिसीव करेंगे गुड्स एंड सर्विस, और रिटर्न में भी गुड्स एंड सर्विस को रिटर्न करेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। तो इसको भी स्टडी करता है हमारा जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, काल प्रणाली। मैंने बताया आपको
जो काल पुरानी का नाम हम पहले भी लिया है ना, ये कौन थे? सब्सटेंटिविस्ट थे या फिर फॉर्मलिस्टिक थे? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो काल पुरानी क्या है? काल पुरानी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, काल पुरानी ने एक बुक लिखी थी तो जिसका नाम था द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने 3 तरह के एक्सचेंज को डिस्कस किया। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सचेंज है, मार्केट एक्सचेंज है ना, और उसके बाद रेसिप्रोसिटी भी एक्सचेंज है। तो ये क्या है? बेसिकली रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एक्सचेंज, इन्होंने 3 तरह के एक्सचेंज सिस्टम को एक्सप्लेन किया या 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया। एक्सचेंज कह लीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, काल पोलानी ने एक्सप्लेन किया था ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में। तो उन्होंने इन चीज़ों को क्या बताया? उन्होंने बताया रेसिप्रोसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एक्सचेंज। इसमें R²M आप इसका वो बना लीजिए, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी, ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड देन मार्केट, ओके। अब लेट अस डिस्कस जो पहला मोड ऑफ एक्सचेंज है इकोनॉमी में जो कि काल पोलानी ने डिस्कस किया, वो है रेसिप्रोसिटी। अब रेसिप्रोसिटी क्या चीज़ है? रेसिप्रोसिटी जो है वो क्या है? ये भी एक एक्सचेंज का बेसिस है। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली दिवाली गिफ्ट देती है 500 का छोटे बच्चे को, ठीक है। तो अब बेसिकली है ना, तो लेकिन वो इन रिटर्न बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती कि बच्चों भी हमें गिफ्ट दे 500 का, ठीक है। तो अब देखा जाए, मैं आपको सहलीन ने क्या बताया? आप सहलीन ने जो थे उन्होंने बताया कि रेसिप्रोसिटी जो है वो 3 तरह की जो है वो टाइप्स की होती हैं, ओके। रेसिप्रोसिटी पहले होती है जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, ठीक है। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी होती है तो जैसे हम क्या करते हैं, बर्थडे में गिफ्ट्स देते हैं इसको टू ए, जिसका फ्रेंड को हम गिफ्ट करते हैं बर्थडे में। तो इसमें होता है एक जनरलाइज रेसिप्रोसिटी में होता है कि हम क्या करते हैं कि हम गिफ्ट देते हैं और हम इमीडिएट रिटर्न की हम आशा नहीं रखते, हम इमीडिएट रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते। हम देते हैं ठीक है, हम गिफ्ट इसमें क्या होता है कि हम गिफ्ट देते हैं लेकिन हम जो है इमीडिएट रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे बर्थडे में गिफ्ट दे देना अपने फ्रेंड को, ये क्या है? एग्जाम्पल है जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, ओके। तो ये इस तरह की रेसिप्रोसिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? आपको पेरेंट्स और चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी, फ्रेंड्स में देखने को मिलेगी, क्लोज फ्रेंड्स में देखने को मिलेगी, ओके। इसमें क्या होता है कि हम गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं तो हम उसकी वैल्यू को हम उसमें कंसिडर नहीं करते कि कितने का गिफ्ट होगा। जब हम रीपेमेंट करते हैं, अब फ्रेंड ने बर्थडे पे गिफ्ट किया, और जब जिसने गिफ्ट किया उसके जब बर्थडे होगा उसको रिटर्न में गिफ्ट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। वैल्यू को हम, गिफ्ट को हम, मैं जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आप डिस्कस कर रहे हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है, उस पर भी हम डिबेट कर सकते हैं। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी क्या है। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी है कि हम गिफ्ट को कैलकुलेट नहीं करते और हम इमीडिएट रिटर्न भी एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो उसके बाद आता है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी या फिर सिमेट्रिकल रेसिप्रोसिटी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक एडल्ट जो है या फिर समवन गिव्स टू समवन एल्स, एक जो है दूसरे शख्स को कुछ देता है और एक्सपेक्ट करता है कि फेयर रिटर्न होना चाहिए भाई, ठीक है। एक टाइम के अंदर, एक प्लेस के अंदर और एक
अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए, अब होता क्या है, ये जो चीजें हैं, आप बैलेंस रेसिप्रोसिटी कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जैसे प्रिमिटिव मार्केट्स क्या करते हैं, अपने सरप्लस को मार्केट जो लगती हैं, वीकली मार्केट्स लगती हैं, जो छोटी मोटी मार्केट्स लगती हैं, वहाँ पे अपने सरप्लस को वो सेल करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को सेल करते हैं मार्केट में, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। ठीक है, बैलेंस रेसिप्रोसिटी बेसिकली ये किसमें होती हैं, ये होती है इक्वल्स में होती हैं करीब करीब। तो अब वो आपस में रिलेटेड भी नहीं होते हैं। अब जो जनरलाइज रेसिप्रोसिटी है उसमें क्या होता है, आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, वो होते हैं ज़रूर, चाहे वो फ्रेंड्स क्यों ना हो, चाहे वो किन्स क्यों ना हो, चाहे वो पेरेंट्स क्यों ना हो। तो बैलेंस रेसिप्रोसिटी में ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या, वो रिलेटेड नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, तो उन लोगों के बीच में तो ये होता है। तो एक किस्म की आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि आप मार्केट में जाएंगे, आपको सब्जी मिल जाएगी और आप इन रिटर्न में उनको पैसे दे दोगे जितने की उसकी कॉस्ट रहेगी। ओके, ये हमने डिस्कस किया। तो बैलेंस रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, सरप्लस वेजिटेबल को हम क्या करते हैं, लोकल मार्केट में सेल करते हैं। ओके, तो ओके, तो ये हमने किया बैलेंस रेसिप्रोसिटी। अब बैलेंस रेसिप्रोसिटी हम देखते हैं। अब मैं आपको ट्राइबल्स की एग्जांपल दूंगा जिससे आपको जो है बैलेंस रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, एक होता है ओरवान्स। ठीक है, ओरवान्स, मुंडा एंड खरिया। ठीक है, बैलेंस रेसिप्रोसिटी फॉर एग्जांपल मुंडा, ओरवान, खरिया को ये क्या करते हैं, ये मुंडा, ओरवान, को एंड खरिया, ये क्या करते हैं, रोप मेकिंग करते हैं और क्या करते हैं, बिरहोर्स को देते हैं, बिहार वालों, बिहार को। तो बिहार क्या देता है इनको, बिरहोर क्या देते हैं इनको, फूड प्रोडक्ट्स देते हैं। किसको, मुंडा को, हो को, ओरवान को एंड खरिया को। ओके, और असुरा, असुरा क्या करता है, असुरा देता है इनको आयरन इक्विपमेंट, आयरन की स्मेल्टिंग करता है, आयरन इक्विपमेंट्स देता है मुंडा को, हो को, अरिया को, मुंडा, हो, ओरवान एंड खरिया। तो इनको देता है क्या, असुरा क्या करता है, इनको आयरन के इक्विपमेंट्स देता है। और ये मुंडा, हो, खरिया ये क्या करते हैं, बिरहोर्स को रोप मेकिंग देते हैं और असुरा को क्या देते हैं, फूड प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, और मुंडा, हो, ओरवान, खरिया क्या करते हैं, मोहाली को भी ये फूड प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, इनको भी ये फूड प्रोडक्ट देते हैं। तो और ये मोहाली क्या करते हैं, मोहाली बास्केट बनाते हैं और इनको देते हैं, मुंडा, हो, खरिया को। मोहाली क्या बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, असुरा बनाते हैं आयरन। तो ये इन रिटर्न में क्या मिलता है, इनको फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इसके साथ ही जो बिरहोर है उनको ये देते हैं, फूड प्रोडक्ट बिरहोर से लेते हैं और ये देते क्या है, रोप देते हैं उनको। ठीक है, तो ये इस तरह से नेगेटिव जो बैलेंस रेसिप्रोसिटी है वो देखने को मिलती है जो एग्रीकल्चरिस्ट। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर क्या है। तो अगर हम ट्राइब्स की एग्जांपल देनी हो ना, तो आपने मुंडा, हो, ओरवान, खरिया ये जो सारे हैं एग्रीकल्चर ट्राइब्स हैं, तो इनका नाम आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इकोनॉमिक सिस्टम में जब आप फूड कलेक्शन, फूड गैदरिंग को, जब आप फूड प्रोडक्शन और फूड कलेक्शन को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो उसमें आप ट्राइब्स की एग्जांपल को कोट कर सकते हो। ओके गाइस, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव रेसिप्रोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होती क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में हम करते हैं, हम इसमें होता क्या है, इसमें भी हम पहले तो
बेसिकली हम इकोनॉमी में हम कर क्या रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस का। इसमें भी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक पार्टी जो है वो प्रॉफिट करने की कोशिश करती है, एक्सचेंज से वो क्या करती है, प्रॉफिट करने की कोशिश करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ट्राइबल्स में ना, ये स्ट्रेंजर्स में होता है, एनिमीज में होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं नवाजो, नवाजो में आपको नेगेटिव रेसिप्रोसिटी देखने को मिलती है। अब नवाजो क्या करते हैं, ये फॉरेन ट्राइब के साथ जब ट्रेड करते हैं ना, तो उनके साथ धोखेबाजी करते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं नेगेटिव रेसिप्रोसिटी की, कि मोटिव क्या होता है, डिसीव करना, चीट करना और प्रॉफिट अर्न करना थ्रू चीट, थ्रू थेफ्ट। तो ये करते हैं। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये एनिमीज में देखने को मिलता है, ये स्ट्रेंजर्स में देखने को मिलता है। जो बैलेंस रेसिप्रोसिटी है वो भी आपको स्ट्रेंजर्स में नहीं देखने को मिलेगा, बट अनरिलेटेड लोगों में देखने को मिलेगा। स्ट्रेंजर्स नहीं होंगे, वो अनरिलेटेड होंगे, वो किन्स नहीं होंगे, वो फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो आपको मैं कितने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइबल्स की एग्जांपल देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप आने वाले टाइम में मैं बना रहा हूँ, मैं कोई 250 300 मैं केस स्टडीज़ जो रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी केस स्टडीज़ होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक आप कमेंट्स करिए, नेगेटिव कमेंट्स करिए, पॉजिटिव कमेंट्स करिए, अच्छा लगता है तो पॉजिटिव कमेंट्स करिए, अच्छा नहीं लगता है तो नेगेटिव कमेंट्स करिए, कुछ खामियां लगती हैं तो वो कमेंट में करिए। ठीक है, ओके, बट आई विल, इससे क्या होगा कि मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की, मेरे को इम्प्रूव होने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो नवाजो करते हैं, नवाजो के बारे में हमने देख लिया। अब जो है हमने डिस्कस किया रेसिप्रोसिटी को, इसमें हमने डिस्कस किया क्या क्या डिस्कस किया, जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी को डिस्कस किया, हमने बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी को डिस्कस किया, और हमने डिस्कस कर दिया किसको, हमने नेगेटिव रेसिप्रोसिटी को डिस्कस कर दिया। ट्राइब्स की एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी। और अब हम बढ़ते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, हम क्या करते हैं, एक हेड होता है विलेज में, बिग मैन हो सकता है, चीफ हो सकता है, वो अकोमुलेट करता है गुड्स एंड सर्विस को, अकोमुलेट करता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसका अकोमुलेशन का मकसद क्या होता है कि वो दोबारा से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, और सोशल जो ग्रुप होगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओके, इसमें क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होती है सोसाइटीज़ में। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि उन फैमिलीज़ में हो सकती हैं, वो क्या करते हैं जहाँ पे आपस में वो लेबर को पूल करते हैं या फिर इनकम को पूल करते हैं, है ना, कुछ कॉमन गोल के लिए, चाहे वो खेती बाड़ी में काम करते हैं, इकट्ठे मिलके काम करते हैं, चाहे वो किचन में कंट्रीब्यूशन करनी हो वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सोसाइटीज़ में फिर वो क्या करते हैं, जब अकोमुलेशन करते हैं, कोई एक हेड होता है वो अकोमुलेट करता है, फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। ये आपको फार्मर्स फैमिलीज में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये ट्राइबल सोसाइटीज़ में देखने को भी मिलेगा। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्राइबल सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो पहले है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की जाती है। ओके, तो अब क्या होता है कि चीफ होगा, है ना, वो चीफ क्या होगा, वो उसके पास भाई पावर्स होगी ना, वो प्रेस्ट उसको उसको पॉलिटिकल पावर होएगी उसके पास, तो वो इसी तरह से वो गुड्स को, तभी वो गुड्स को कर सकता है। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करते हैं, पोर्ट लैचेस सेरेमनीज होती हैं, पोर्ट लैचेस सेरेमनीज की जाती हैं। पोर्ट लैचेस में क्या होता है कि जो चीफ्स होते हैं ना, वो अपना सोशल स्टेटस वो दिखाते हैं कि हम बड़े रिच हैं, हम दूसरे चीफ से रिच हैं, हम दूसरे विलेज से रिच हैं। तो वो क्या करते हैं, दावत पे बुलाते हैं सभी को, फीस्ट करते हैं ऑर्गेनाइज, और पूरे गांव को बुलाते हैं और उनको पेट भर के खाना खिलाते हैं। और उसके बाद जब उनका बच जाता है वो उसको वेस्ट करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं। और जो जितना ट्राइब्स जो है वो जितना ज़्यादा वो थ्रो करेगा, उसका उतना ही ज़्यादा स्टेटस सिंबल
ऐसा वो मानते हैं, उसका उतना ही ज़्यादा स्टेटस सिंबल होएगा। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया मार्क इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, अब मार्केट एक्सचेंज क्या होता है? मार्केट एक्सचेंज क्या होता है? जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप गुड्स को एक्सचेंज करते हो, आप लेबर को एक्सचेंज करते हो, आप लैंड को एक्सचेंज करते हो, क्रेडिट्स देते हो। किनके द्वारा? बाइंग एंड सेलिंग होती है, लैंड की, गुड्स की, लेबर की। किसके द्वारा? पर्सन के द्वारा। तो वो क्या करेगा? कुछ एक्सचेंज वैल्यू देगा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल लेबर परचेज कर रहा है, लेबर हायर कर रहा है या गुड्स परचेज कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है ना, एक्सचेंज वैल्यू, वो देनी पड़ेगी पर्सन को, जिसको हम बोलते हैं मार्केट एक्सचेंज। और कहीं ना कहीं एक थे होनिगमैन, HONIGMAN। होनिगमैन ने क्या बोला कि कहीं ना कहीं जो मार्केट एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रेसिप्रोसिटी का बन जाता है। क्योंकि होता क्या है कि कम से कम बैलेंस होना, तो आप कह नहीं सकते कि बैलेंस एक्सचेंज होता होगा। वहाँ पे एक जो पार्टी होगी वो प्रॉफिट करती है, वो गेन करती है। ओके, रेसिप्रोसिटी। और देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको केस स्टडीज भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, हम बात करते हैं, चलो हमने रेसिप्रोसिटी को भी डिस्कस किया और हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस किया। अब मैं केस स्टडीज को कोट करता हूँ। अब क्या हुआ, मेलिनोस्की ने मैजिक का कहा कि मैजिक और उनका इकोनॉमिक सिस्टम का बहुत अच्छा रिलेशन है। किसने कहा था? मेलिनोस्की ने कहा था। एक रिलेशन है, एक एक्टिव रिलेशन है मैजिक का और इकोनॉमिक सिस्टम का। क्योंकि ट्रोबरियन आइलैंडर्स, अब जो ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं न्यू गिना के, वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक खुला रिंग होती है। तो वो क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जब वो आदिवासी जो आइलैंडर्स हैं, जब वो दूसरे आइलैंड में जाते हैं तो वो दो तरह के ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं। एक पार्टी एक ऑर्नामेंट देगा और दूसरी पार्टी जो है वो इन रिटर्न दूसरा ऑर्नामेंट देगा। ठीक है, और मतलब ट्रेडिंग तो वो करते ही हैं, वो फूड्स को एक्सचेंज करते हैं, कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं। जो नियर बाई जो आइलैंड के लोग हैं, जब फार ऑफ जो रह रहे हैं, क्योंकि हर एक आइलैंड में सारे रिसोर्सेज तो नहीं होंगे, हर एक आइलैंड में रिसोर्सेज अलग अलग होंगे, तो वो उन्हीं रिसोर्सेज को दूसरे आइलैंड के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये इन्होंने एक खुला सिस्टम शुरू किया है। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स शेयर करते हैं। मैं बताऊं, अब खुला ऑर्नामेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं सौलावा, SOUL, सौलावा। सौलावा जो है उसको हम बोलते हैं शेल डिस्क नेकलेस। एक नेकलेस होता है, ठीक है, जो कि ट्रेड किया जाता है। तो किसके साथ? एक होता है सोलावा, एक होता है मवाली। ठीक है, तो ये दोनों की एक्सचेंज होती है। सोलावा ये क्या होता है, रेड जो शेल जो है, शेल डिस्क नेकलेस होता है ये सोलावा। और मवाली क्या होता है? मवाली होता है बेसिकली आर्म बैंड्स। एक होता है आर्म बैंड्स, एक होता है शेल डिस्क नेकलेस। शेल डिस्क नेकलेस और मवाली होता है। ये दोनों, ये क्या है, कुला के ऑर्नामेंट्स हैं। तो ये जो है ट्राइब्स जो है, वहाँ के जो ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं ऑफ पापुआ न्यू गियाना, वहाँ पे ये लोग एक्सचेंज करते हैं। ये करते हैं एक्सचेंज गुड्स के साथ, कमोडिटीज़ के साथ जो है वो एक्सचेंज करते हैं वहाँ के लोग। क्या क्या एक्सचेंज करते हैं? एक का नाम है सोलावा और दूसरे का नाम है मवाली। मवाली को हम क्या बोलते हैं? आर्म बैंड होता है, और दूसरा होता है
शेल डिस्क नेकलेस, ये दोनों एक्सचेंज करते हैं किसमें, ये आपको एक्सचेंज करने को मिलते हैं कहाँ पे, ये मिलते हैं आपको ट्रोबरियन आइलैंडर्स ने। इनको स्टडी किसने किया था, मेलिनोस्की ने स्टडी किया था। ओके, तो आगे हम देखते हैं इसके थोड़े से कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आइलैंड टू आइलैंड इसको चेंज करते हैं। ओके, तो मोबाइली जो है वो क्या दिया जाता है, वो राइट हैंड से दिया जाता है, और जो सोलावा है वो लेफ्ट हैंड से दिया जाता है। सोलावा लेफ्ट हैंड से दिया जाएगा, मवाली राइट हैंड से दिया जाएगा। और जो है जो आपको लेफ्ट हैंड से दिया जाता है वो क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज में चलेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड से दोगे, क्या दोगे लेफ्ट हैंड से, सोलावा दोगे, वो चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और राइट हैंड से आपको क्या देना है, आपको देना है मवाली, वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वहाँ पे उन्होंने ये सिस्टम वहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है। तो ये केस स्टडीज है, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, इसको आप कोट कर सकते हो किसमें, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, तो उसके बाद हम करते हैं पोर्टलैज। अब पोर्टलैजेस जो है ये आपको देखने को मिलेगा। पोर्टलैजेस अगर हम देखेंगे तो ये भी आपको जो सोसाइटीज़ हैं न्यू गिनी की, वहाँ पे आपको ये पोर्टलैजेस देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि फीस्ट हो जाती है, एलैबोरेट फीस्ट होती है जो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट, जहाँ पे फूड वैल्यूएबल गुड्स, जैसे ज़रूरी नहीं है खाना ही हो, इसमें ब्लैंकेट्स भी हो सकते हैं, कुछ कॉपर की आइटम्स भी हो सकती हैं, है ना, गेस्ट को दी जाती हैं, और उनको खिलाया पिलाया जाता है, और उनको ह्यूमिलेट किया जाता है। और क्या होता है, होस्ट के लिए प्रेस्टिज बन जाती है, और जो खाने वाले होते हैं उनके लिए एक किस्म का ह्यूमिलेशन, उनको वो फील कराते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें देते हैं, खाओ, ये भी लो, उनको चीज़ें गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उनको शर्मसार किया जाता है, उनको आपस में फिमिनेशन फीलिंग होती है। इसको आप थोड़ा सा कॉमेडी वे में लेना, ठीक है। और दूसरा जो है, और ये रियलिटी है, वो पोर्टलैजेस जो है वो क्या करते हैं, जो गेस्ट होगा वो खिलाएगा पिलाएगा होस्ट को, ठीक है, और अपना स्टेटस दिखाएगा कि हम कितने रॉयल पर्सन हैं, हम कितने रॉयल सोसाइटी से। और वो जलाते हैं, वेस्टेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ये है वहाँ पे, ठीक है। तो पोर्टलैज भी कर हो गया, और मैंने आपको पूरा ये दो केस स्टडीज हैं जो आप कोट कर सकते हैं। हमने कितना ट्राइब्स का देखा, हमें टोडास है, टोडास नहीं, ओ खरिया मुंडा और वान, ये क्या करते हैं, असुर के साथ ये आयरन लेते हैं असुर से, बिरहोर से ये रोक लेते हैं, और फूड आइटम्स उनसे उनको देते हैं, है ना। तो अब चीज़ें आपको देखने की पड़ेगी, तो ये चीज़ें इस तरह से एक्सचेंज करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, हमने इसमें कार्ल पोलानी ने डिस्कस किया था द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन बुक में। हम अब बेसिकली हमने डिस्कस किया, केस स्टडीज भी डिस्कस कर दी मैंने 3, कूलरिंग पोर्टलैज डिस्कस कर दी, और हमने डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज को भी डिस्कस किया, रेसिप्रोसिटी को डिस्कस किया, है ना। क्या क्या डिस्कस किया हमने फूड कलेक्शन को डिस्कस किया, हमने फूड प्रोडक्शन को डिस्कस किया, हमने एक्सचेंज को डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, एक्सचेंज को डिस्कस किया, एक्सचेंज में क्या क्या डिस्कस किया, हमने रेसिप्रोसिटी डिस्कस किया, हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, हमने रेसिप्रोसिटी, बैलेंस रेसिप्रोसिटी, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी को डिस्कस किया, हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, हमने मार्केट एक्सचेंज को डिस्कस किया, केस स्टडीज़ को डिस्कस किया, है ना। अब हम देखेंगे, हम आगे इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो हमने देखिए, हम थोड़ा सा इसको देखो, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था,
हमने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन बताई आपको, वो बील्स एंड हॉइजर की डेफिनेशन बताई आपको, ठीक है ना। हमने और क्या बताया, और आपको बताया कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ है ना। प्रिमिटिव इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी है, एडवांस सोसाइटीज़ हैं, हम पीसेंट इकोनॉमीज़ हैं, अर्बन इकोनॉमीज़ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करते हैं, बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं। इवान रिचर्ड्स ने जो मेलिनोस्की हैं उन्होंने ट्रॉबरियन आइलैंडर्स को स्टडी किया, बताया कि मैजिक और इकोनॉमिक लाइफ का कितना रिलेशन है। और इवान रिचर्ड्स ने न्यूर को स्टडी करके बताया कि जो लिंग्विस्टिक का क्या रोल है इकोनॉमिक सिस्टम में। तो हमने सब्सटैंटिविस्ट फॉर्मलिस्टिक डिबेट को स्टडी किया, हमने दोनों में क्रिटिसिज्म जो है इसका वो भी डिस्कस किया, वे फॉरवर्ड डिस्कस किया, ठीक है ना। हमने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी किया, हमने कौन कौन से नियम हैं जो कि गवर्न करते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज इन कम्युनिटीज़, ठीक है, सबसिस्टिंग ऑन हंटिंग एंड। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके अगले वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।